देखिएगा, एक बार हम जो है फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। एक वीडियो हमने जो है कक्षा 10 में रसायन विज्ञान की जो है दिया था, जिसको आप देखे होंगे। उसमें बहुत सारी बातें हम जो है बता चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें और उसके बाद तब जो है अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम बताए थे आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उसमें कुछ पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया करते हैं, जैसे Mg है प्लस O2 है, तो ये बन गया क्या, MgO। ठीक, ये हमारा जो है ये रासायनिक अभिक्रिया, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का यदि निर्माण करें तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थों का निर्माण होता है, ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि उनकी अवस्थाएं जो होती हैं परिवर्तित, जैसे हम पहचान कैसे करेंगे, उनकी अवस्था जो होती है परिवर्तित हो जाती है। जो उनकी अवस्था है परिवर्तित हो जाएगी, उनका जो रंग है वह भी परिवर्तित हो जाता है। उनके ताप की अगर बात करें तो उनका ताप भी परिवर्तित होता है और छेद निकलता है, गैसें उत्पन्न होती हैं। ये बहुत सारे क्रियाकलाप उत्पन्न होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम जान जाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब अगर बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है उसमें भाग लेने वाले पदार्थों का मतलब अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त जो प्रदर्शन होता है वह क्या कहलाता है, वही जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लिखें कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये तो हमने लिखा, लेकिन समीकरण को लिखने के लिए हमें जो है जो भी रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने के लिए यानी अभिकारक हैं उनका जो है सिंबल यानी कि प्रतीक हमें याद होना चाहिए। अगर प्रतीक नहीं याद है तो आप कतई रासायनिक समीकरण को नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें प्रतीक का याद होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव जो है आणविक रूप में लिखे जाते हैं। उनको हम किस रूप में लिखते हैं, आणविक। परमाणविक रूप में भी लिखते हैं, लेकिन कुछ को ही। जैसे आपका Mg है तो उसको हम परमाणविक रूप, उसका एक परमाणु उसका एक अणु होगा, क्योंकि धातुओं का एक परमाणु उसका एक अणु होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें तो इसका आणविक रूप है, ये जो संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखें, जब भी हम लिखें किसी रासायनिक समीकरण को तो बाईं तरफ अभिकारी पदार्थों को और दाहिनी तरफ उत्पाद को और बीच में ये तीर का निशान है। अगर दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ हो तो दोनों अभिकारी पदार्थों के बीच में धन का चिन्ह प्रयोग मिल रहा है। यदि उत्पाद दो से अधिक बनते हैं या एक से अगर अधिक बनता है, एक से अधिक बनता है तो उन अभिकारी पदार्थों के बीच भी जो है हम प्लस चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात हम धन चिन्ह लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा देखें रासायनिक समीकरण जो बनते हैं उनमें जो है उनको कैसे हम संतुलित करेंगे, तो उसके लिए हम जांच और त्रुटि विधि इस लेसन में पढ़ेंगे। जांच और त्रुटि विधि यही हमारा टॉपिक था। जांच और त्रुटि विधि में हम कैसे जो है समीकरणों को संतुलित करते हैं, उसके लिए अगर हम एक समीकरण लें तो अच्छा होगा, क्योंकि समीकरण के बजाय आप अगर विधि पढ़ेंगे तो विधि से कोई लाभ नहीं हो सकता है जब तक आप उसके जो है किसी प्रश्न को नहीं हल करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि एल्युमिनियम की जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर एल्युमिनियम Al प्लस H2SO4 है, तीर का निशान है Al2SO4 का 3 टाइम्स और प्लस क्या है H2। ये जो है एल्युमिनियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर एल्युमिनियम सल्फेट और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये समीकरण आपका असंतुलित समीकरण है। इसको हमें संतुलित करने के लिए क्या
करना होगा। तो हम जो जांच और त्रुटि विधि का उपयोग कर रहे हैं। जांच और त्रुटि विधि के अतिरिक्त जो आंशिक समीकरण विधि भी है, संयोजकता विधि भी है, आयनिक समीकरण विधि है, आक्सीकरण अपचयन विधि, बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। लेकिन कक्षा 10 में हमें जांच और त्रुटि विधि का अध्ययन करना है। तो अब देखेंगे, यहां पर हम एक कॉलम बना देते हैं, एक तरफ जो है तत्व और एक तरफ हम लिखते हैं 3 कॉलम बना लें। इसमें जो है आप लिखें अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ, और ये क्या है, उत्पाद। तो ये एल्युमिनियम है। अभिकारी पदार्थ में एल्युमिनियम के कितने अणु हैं, 1। उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अभिकारी में 1 है और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। सल्फर है, सल्फर की अभिकारी पदार्थ में 1 संख्या है और उत्पाद में कितने हो गए, 3। हाइड्रोजन की संख्या इधर जो है 2 है और इधर भी कितनी है, 2 है। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 हैं और इधर जो है 4 क्या है, 12 हो गए। अब ये तो हमने कॉलम तैयार किया है, अब हमें संतुलित करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, इधर 12 हो गया, इधर 2 है, इधर 2, ये संतुलित है। लेकिन ये संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है। तो इनको हम संतुलित करेंगे बारी बारी से। 4 स्टेप बनेंगे, क्योंकि पहले हम एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे, फिर इसके बाद सल्फर को संतुलित करेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे और उसके बाद क्रम से स्टेप बाय स्टेप हम जो समीकरण लिखेंगे भी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम जो है संतुलित करते हैं एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए हम जो है एक स्टेप लिखते हैं AF। तो ये जो है आपका एक, ये जो है आपका अभिकारी पदार्थ है, ये उत्पाद है एल्युमिनियम। आरंभ में एल्युमिनियम अभिकारी पदार्थ में कितने थे, 1। उत्पाद में कितने थे, 2। तो अब जो है संतुलित करने पर, तो इसमें आप क्या करें, 2 से गुणा, तो 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1, अर्थात इसमें भी 2 हो गए और इसमें भी 2। अर्थात हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, यानी कि यहां पर हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2Al प्लस H2SO4, तीर का निशान, Al2SO4 का 3 टाइम्स और प्लस H2, ये हमने संतुलित करके एल्युमिनियम को लिखा। अब जो है एल्युमिनियम के बाद आता है सल्फर। सल्फर की संख्या 1 और 3 के अनुपात में है। तो ध्यान से देखें, ये जो हमारा है अभिकारी पदार्थ, ये अभिकारी पदार्थ है, ये उत्पाद है। ध्यान से देखें, ये हम सल्फर को ले रहे हैं आरंभ में। आरंभ में सल्फर कितने हैं, तो अभिकारी पदार्थ में जो आपके कितने सल्फर है भाई, 1 है और उत्पाद में कितने हैं, 3 हैं। तो इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं, इधर संतुलित करेंगे ना, संतुलित करने पर तो 1 गुणे 3 और ये जो है 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1, अर्थात इसमें भी जो है 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे। अर्थात हम क्या लिखेंगे, 2Al प्लस 3H2SO4, तीर का निशान, Al2SO4 का 3 टाइम्स प्लस H2, ये हमारा समीकरण दूसरा स्टेप बन गया। तीसरे स्टेप में अगर हम चलते हैं, तो तीसरे स्टेप में आपको हम बात करें, ये फर्स्ट स्टेप आपका था, ये सेकेंड स्टेप था, ये हम थर्ड स्टेप लिखने जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो ध्यान से देखें,
ये अभिकारी है और पदार्थ, और ये क्या है, उत्पाद है। तो ध्यान से देखेंगे, आरंभ में हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 हो गई है। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 6, और इसमें कितनी हो गई, 2। तो 2 गुणे क्या करते हैं, 3। तो यहां पर 2 थी। अब संतुलन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संतुलित करने पर तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, और ये 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3। तो बराबर क्या हो गया, 6 और बराबर 6। तो हम जो है समीकरण जो लिखेंगे वह हो गया 2Al प्लस 3H2SO4, 3 का निशान, Al2SO4 और प्लस क्या 3 से पूरा कर रहे हैं H2। अब थोड़ा सा देखें, ये पूरा हमारा समीकरण संतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 4 से 12 इधर भी है अभिकारी पदार्थ में। या आप चौथे स्टेप को अगर हल करना चाहें तो आप लिख दें, ये जो है आप बना लें कॉलम, ये जो आपका अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी पदार्थ, और ये क्या है, उत्पाद है। अब इसमें जो है आरंभ में ऑक्सीजन, और आपका आरंभ में ऑक्सीजन कितना है, 3 चौक को 12, और अंत में कितना है, 4 4 12 है। तो संतुलन में संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 1, और 12 गुणे क्या हो गया, 1, अर्थात बराबर 12 लिखेंगे, बराबर 12, अर्थात यही समीकरण हमें प्राप्त होगा। ये 2Al प्लस 3H2SO4 और 3 का निशान, Al2SO4 का 3 टाइम्स और प्लस 3H2, यानी यह समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। अर्थात जांच और त्रुटि विधि से इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरणों को संतुलित करेंगे। आगे अगर बात हम करते हैं रासायनिक समीकरणों का क्या महत्व है, या रासायनिक समीकरणों को कैसे हम जो है सूचनात्मक बनाएंगे। तो सूचनात्मक बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। किसी भी समीकरण को सूचनात्मक बनाने के लिए हमें जो है अभिकारी पदार्थों और उत्पादों के बगल में कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह रासायनिक समीकरण अधिक सूचना हमें प्रदान करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो है हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस के निर्माण का, तो यहाँ पर हम N2 लिखे प्लस H2 लिखे, 3 का निशान लिख दिए, और ये जो है आपका NH3 लिख दिए। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब पहले तो समीकरण को अगर संतुलित करें तो 2NH3 हो जाएगा, N2 हो गया, ये 3 हो गया। लेकिन यह हमें सूचना नहीं कोई देता है, सूचना नहीं देता है तो हम इसको लिखें गैस, G लिख दें, बगल में G लिख दें, तो स्पष्ट है कि ये गैसीय अवस्था में है। अगर हम इसको Fe लिखें और Mu, ये 500 सेंटीग्रेड का तापमान है और 200 ATM यानी एटॉम, ये जो है वायुमंडलीय दाब है। तो इससे सूचना मिलती है कि ये लिए गए पदार्थ जो हमारे अभिकारी पदार्थ हैं वे गैसीय स्टेट यानी गैसीय अवस्था में है, और इसमें जो उत्प्रेरक है वह फेरस है, मोलिब्डेनम वर्धक है, और 500 सेंटीग्रेड के तापमान पर यह अभिक्रिया होती है। 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, तब जाकर के अमोनिया गैस का निर्माण होता है। वैसे अगर जी लिखते हैं तो जी का मतलब होता है गैस, यस का मतलब होता है ठोस, और यल का मतलब होता है द्रव, और एक यू का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन यानी कि किसी पदार्थ को जल में डाल करके उसका विलयन जो बनाया गया है उसको हम एक यू से, द्रव है तो यस से, यस है तो ठोस है तो यस से, और जी है तो गैस से। अगर तीर के ऊपर जो ये डेल्टा का चिन्ह लगाया गया इसका मतलब होता है गर्म, गर्म करना, ठीक। और यदि किसी पदार्थ के बगल में जैसे मान लीजिए Al प्लस H2SO4 है और तीर का निशान लिख दिए Al2SO4 का 3 टाइम्स,
और ये जो है प्लस H2 लिख दिया गया है और इसके बगल में ये तीर का निशान लगा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, निकल रही है। अगर ऊपर की ओर तीर है तो निकल रही है, अगर ये तीर नीचे की ओर है तो इसका मतलब होता है अवक्षेप, यानी कि ये क्या बनाएगी, अवक्षेप बनाएगी। यानी तली में जो प्रखंडी होगी उसकी तली में यह पदार्थ क्या होगा, आसानी से बैठ जाएगा। अब देखेंगे रासायनिक संकरण की सीमाएं क्या है। इसमें अभिकारी और उत्पादों को भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जो जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इससे जो है अभिकारी के संपन्न होने यानी कि अभिक्रिया संपन्न होने की भी सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। इससे जो है अभिक्रिया की वेग और अभिकारकों के उत्पादों की सांद्रता की भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो किसी भी रासायनिक संकरण को देख करके नहीं बताई जा सकती हैं। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो कई प्रकार की होती है, उनमें जैसे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन के बाद आपको मिलेगा वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक ऊष्मीय अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है और विद्युत अपघटन होता है। तो पहले हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया की हम परिभाषा आपको बता दें कि दो, ध्यान से देखिए संयोजन अभिक्रिया में ध्यान से देखें, आप इसको पहले ये देखें क्या है, ए है प्लस बी है, तीर का निशान ए बी है। हुआ क्या है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो आपको पता हो जाएगा कि इसका मतलब है कि ए एक अभिकारी पदार्थ है, अभिकारी पदार्थ भी है। दोनों मिल करके एक का बना यानी एक अवयव बनाते या एक उत्पाद बनाते तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के केवल एक उत्पाद दे देते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे अभी हमने लिखा था Mg+O2। देखिए एक अभिकारी पदार्थ Mg है और एक दूसरा अभिकारी पदार्थ O2 है। ये सब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी केवल एक उत्पाद बना दें तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया नाम देंगे। जैसे C है प्लस O2 है तो तीर का निशान क्या बन गया, CO2, यानी कि ये एक अभिकारी पदार्थ दूसरा अभिकारी पदार्थ ये है तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अभिकारी पदार्थों की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन जो उत्पाद बने उसकी संख्या केवल क्या हो, एक हो। तो ऐसे रासायनिक या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण इसमें हैं। अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोग जो है यही जानना चाहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया से तात्पर्य यह है, वियोजन का मतलब होता है बट जाना। ध्यान से देखें, वियोजन जो संयोजन का सीधे उल्टा होता है, विपरीत होता है। वियोजन का मतलब होता है कि जैसे ये ए और बी एक पदार्थ था, ये जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप दो भागों में या दो से अधिक भागों में क्या हो गया, बट गया है। तो इसके बटने की जो प्रक्रिया है वह ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा के द्वारा भी हो सकती है, प्रकाश के द्वारा भी हो सकती है और विद्युत के द्वारा भी हो सकती है। तो अब किसके द्वारा यह हुई है, अगर प्रकाश के द्वारा हुई है तो प्रकाश अपघटन हम कहेंगे, अगर ऊष्मा के द्वारा हुई है तो ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, अगर यह जो विद्युत के द्वारा हुई है तो विद्युत अपघटन कह सकते हैं। ध्यान से एक बार और देखें, वियोजन अभिक्रिया जो होती है जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के सीधे विपरीत होती है। अर्थात इसमें कोई एक पदार्थ जो होता है अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरी बात यह रही कि वियोजन किस प्रकार से हुआ है। अगर वियोजन जो है ऊष्मा के द्वारा हुआ है तो ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, यदि वियोजन प्रकाश के द्वारा है तो प्रकाश अपघटन कहेंगे,
यदि वियोजन विद्युत के द्वारा हुआ है तो विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे अगर हम ऊष्मीय वियोजन की बात करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान से देखें ऊष्मीय वियोजन के बारे में हम बता रहे हैं। CaCO3 है, अगर ये तीर के ऊपर हम जो ऊष्मा लिख दें, ऊष्मीय वियोजन करें, ऊष्मा दे दें, तो ऊष्मा देने के बाद ये बनेगा क्या, ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए जो है हम क्या देंगे उदाहरण, ऊष्मीय वियोजन। अब देखेंगे प्रकाश वियोजन है, 2AgCl है यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, और इसको जब हम वियोजित करते हैं प्रकाश वियोजन में तो ये आपका 2Ag और प्लस क्या बनता है Cl2 गैस निकलती है। तो ये जो है किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश। तो यदि प्रकाश की उपस्थिति में किसी प्रकार का वियोजन होगा तो वह वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है। अगर हम NaCl ले लें, ये ध्यान से देखें, ये दूसरा पदार्थ ले, जैसे हम जो है विद्युत अपघटन में जल को ले, ये हमारा जल है H2O, और अगर विद्युत धारा इसमें जो है वैसे तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन इसमें जो अल्प मात्रा में अम्ल क्षार या लवण डाल दें और उसके बाद विद्युत अगर वियोजन करें या विद्युत धारा प्रोवाइड करें तो ये जो है H2O और प्लस क्या O2, H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है। तो इस प्रकार के वियोजन को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन ये या विद्युत वियोजन कहलाता है। अब जो है इस लेसन में हम लोग जो है संयोजन और वियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले जो है बार जो हम विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।